सफ़र मन मानूर की कलम से किस नंबर 11 का दूसरा हिस्सा। अभी शनाया के लिए बहुत से इम्तिहान की घड़ियाँ हैं, उसके अंदर का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। उसके हवाले से ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी मोहब्बत भरी कहानी है। चलिए अगली किस्त शुरू करते हैं। किसके लिए कर रही हो ये सब तुम? उस शनाया के लिए? उसका घर बसाना चाहती हो? वो हँसा और फिर बोला, पहले अपना घर तो बसा लो, अपने कदम तो जमा लो, अपने घर का भी कभी सोचा है? ज़मीन नहीं है तेरे कदमों तले, संभल कर रहा कर, गिर पड़ेगी, मकड़ी की जाली से भी कमज़ोर है तेरा घर, कुछ ख़्याल रख। वो उसके सामने खड़ा बोल रहा था। वो निगाहें झुकाए ड्रेसिंग टेबल पर शहादत की उँगली गोल-गोल फेर रही थी। वह चला गया तंबी करके। आमना ने एक गहरी सांस भरी, दोनों हाथों से चेहरा साफ किया। इतने में ईशा की अज़ान होने लगी। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा। अज़ान ख़त्म हुई तो वो वज़ू के लिए कमरे से निकल गई। एक वही तो है, इंसान की बेबसी, मजबूरी, लाचारी को समझने वाला, खामोश इल्तिजाएँ सुनने वाला। निस्फ़ रात गुज़र चुकी थी जब अचानक बादलों की यलगार शुरू हो गई। चमकती बिजली की झुमके कद आवर दरख्तों को छू रहे थे। धुआं-धुआं से फ़िज़ा में शोर घुला हुआ था। मौसम की एकदम ख़राबी पर उसकी आँख खुल गई और वो उठ बैठी। बेनियाज़ी से बिस्तर पर बैठ गई। तकिए की दूसरी तरफ से दुपट्टा वह उठाया और थराई हुई साँसें लेने लगी। अजीब-सी घबराहट ने उसे घेरा था। शायद खौफ था, अकेलेपन का, दस्ती तन्हाई का। उसने समझा कि पिछले 3 सालों से दवाई खा-खा के बेचैनी है, इसलिए वो उठी और खिड़की खोल के खड़ी हो गई। सर्द हवा के झोंके उसे छू रहे थे, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ा। इस बेकरारी, बेचैनी की वजह कुछ और थी। वो हटी, हवा के दोस्त से खिड़की शोर करने लगी। फिर वो वापस पलटी, खिड़की बंद की और दरवाज़ा खोल दिया। बेकल सी होकर मुड़ी और फिर एकदम थम गई। पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठी। बस मुर्दा चेहरा खिल उठा, किसी फूल की मानंद। आंखें जुगनुओं की तरह चमकने लगी। वो अब पलकें नहीं झपक रही थी, लगातार बेताब निगाहों से सामने देख रही थी। ये कैसा शौक तलब था? वो खामोशी होश से बेगानी होके खड़ी थी। ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे नज़रों की मंज़िल बनाए खड़ी थी, जो दोनों हाथ दरवाज़े की चौखटों पर टिकाए उसे मोहब्बत पाश निगाहों से हिसार में लिए खड़ा था और वो इस दिलफ़रेब हिसार में डूबती चली जा रही थी। अगले ही पल उसके वजूद में लर्ज़िश शुरू हुई। दिल विसल को मचला। वो तड़प कर आगे बढ़ी और खाली हाथ रह गई। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ शनाया के बेचैन दिल का वहम। बाकर ज़मान की परछाई थी वहाँ, और कुछ नहीं था। वहम कब सच होते हैं भला? परछाइयाँ कहाँ हाथ आती? वो कोई हकीकत तो नहीं था जिसे वो पकड़ लेती, छू लेती। लेकिन वो हकीकत में उसकी ज़िंदगी में तो था, फिर भी उसके दस्तरस में नहीं था। शनाया के एक अलग दुनिया से वास्ता पड़ा था। गम और अंधों की दुनिया, दर्द गर्ब की दुनिया, लाहासिल जस्तजू, तमन्नाओं के ज़ख्मों की दुनिया। हिज्र की रम्ज़ तो अब उसकी समझ आई थी। इसका लूं-लूं दर्द से रसने लगा था। वो शाला साहब के साथ एक-एक कदम पीछे हटती गई और पलंग से टकरा गई, फिर वहीं बैठती चली गई। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर शनाया की आँखें। इसका ज़ब्त बेज़ब्त होने लगा। ख़्याल बेतरतीब हो गए और उसके दिल से एक होक सी निकली। माज़ी के मंज़र अक्स बनकर उभरने लगे। गुज़रा हर लम्हा आँखों में घूमने लगा। बाकर ज़मान का धुतकारना, बार-बार की हद तक इनकार, धोखे से नशा देना, हवेली पहुँचना और फिर यहाँ सबके रवैये, बिगड़ते हालात। कभी तो आप ही मेरी ज़िंदगी में तड़पोगे, मुझे पुकारोगे, पर तुम्हारी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच सकेगी, जैसे आज मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही। कभी मेरी तरह सिसकोगे, मुझे देखना चाहोगे, ऐसा होगा बाकर ज़मान, ज़रूर होगा एक दिन। उसने सिसकते हुए कहा और आँखें मीच गईं। सर घुटनों में दे दिया। क्या करूँगी? कैसे जीऊँ? किसके लिए? कोई रास्ता दिखा या रब, या रब। शनाया ने एक सर करंट खाकर उठाया, आँखें हैरत से फैली। या रब। मन ने दोबारा पुकारा। ये कैसा इकरार था जो मुश्किल वक़्त में हुआ था? रब का इकरार, इसके होने का इकरार। बरसती आँखों से उसने लरज़ता हाथ सीने पर रखा। दिल किसी और ही लय में धड़क रहा था। एक पल में न जाने क्यों उसका मन सँभलने लगा। एक अजीब-सा सुकून अंदर उतरने लगा। अचानक उसमें ख़ुनूद की सितारें होने लगीं। आँखें नींद के बोझ से बंद होने लगीं। मन अंधेरे में डूबता गया और वो खुद से बेख़बर वहीं ढेर हो गई। और बाहर बारिश भी कदरें थमने लगी थी।
अगली सुबह सूरज ने देखा, जलालपुर गांव की सड़कें जमीनें पानी से जलती थी। दरख्त साफ सुथरे धुले हुए उजले उजले दिखाई दे रहे थे। बारिश के साथ ही सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी। खुले दरवाजे से रोशनी ने अंदर झांककर उसके चेहरे पर नजरें करम की तो वो जागी। उसने देखा वो जमीन पर बैठी थी, सर पलंग से टकाए। उसने उठने की कोशिश की, वो पहली कोशिश में नहीं उठ सकी। जिस्म में दर्द का एहसास हुआ। अगले ही पल दुपट्टा कंधों पर डाला, उठी, नंगे पांव दीवार के साथ लगे शीशे के सामने खड़ी हुई और अपना अक्स देखा तो हैरत के गहरे गड्ढे में जा गिरी। वो सदियों की बीमार लग रही थी। बेरौनक चेहरा, खुश्क होंठ, आंखों के गिर्द स्याह हल्के। उसने बेसाख्ता हाथ चेहरे पे फेरा। पिछले चंद दिनों की थकन ने उसे बेहाल कर दिया था। अगले ही पल पलट कर उसने जूते पहने और कमरे से निकलती गुस्सा खाने की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो हाथ मुंह कर धो निकली और किचन में आई, जहाँ उसे आमना मिल गई और उसने शनाया को देखते ही कहा, अल्लाह का शुक्र है तुम भी हिली जुली। बता, तबीयत कैसी है? अंदाज खुशगवार था। बेहतर है कुछ, शनाया ने मुख्तसरन कहा। उसकी सलगती खामोशी उसके चेहरे पर समुद्रों से गहरा सकूत और आंखों में बेहद सर्दपन था। क्या हुआ भाभी? शहनाया ने अचानक पूछा। आमना चौंक पड़ी, फिर संभली और गोया हुई। कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना है मुझे? सर दा भरी और दही का बाउल शनाया के सामने रखा। 2 चम्मच खा लो, फिर मैं चाय बना देती हूँ। भाभी, मैंने कुछ पूछा है? क्या मैं इस काबिल नहीं कि आप मुझसे अपना दुख बांट सकें? आवाज में मलाल था। दुख महसूस हुआ आमना को। ऐसी कोई बात नहीं, फौरन वजाहत दी। तो कैसी बात है? जवाबन पूछा। नाश्ता करके दवाई लो, फिर करते हैं बात। शनाया ने हनकारा भरा और दही की तरफ मुतवज्जो हो गई। अक्सर माँ बेटियों को कहती है कि घर मिट्टी का भी हो तो अपना हो। ये आवाज़ हमेशा कानों में गूंजती रहती है। इस गूंज के जेर असर मीका भी अपना घर नहीं लगता, लेकिन भी अपना हक महसूस नहीं होता। फिर शादी हो गई। ससुराल वालों की खिदमत करने, वहां अपने कदम मजबूत करने और शौहर की दिल में जगह बनाने की तगदों में मैंने ये भी सुना, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ससुराल में बीबी जी मिली। उनकी शफकत ने जिंदगी को आसान बना दिया। फिर अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया। मेरी ज़ात की तकमील हुई। मुझे लगा मेरा और नासिर का रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो तो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। बेटी की माँ होना मेरी ज़ात की कमी मेरा ऐब बन गया, और इस ऐब की बुनियाद पर मेरे सर पर सोतन बिठाई जाएगी, या फिर तीन का हौस थमा के हवेली से जाने का हुक्म सुना दिया जाएगा। ऐसा ना कहें भाभी, शनाया ने बेचैनी से फौरन कहा और चेहरा फेर कर आमना की जानब देखा, जो उसके सर में मालिश कर रही थी। दोनों शनाया के कमरे में अकेली थी। ये हकीकत है शनाया बच्चे, मेरा वहम ये पेशीन गोई नहीं, लेकिन मुझे कोई दुख या मलाल नहीं। अल्लाह बेटा देगा। परेशान शनाया ने तसल्ली देना चाहिए और आमना हंस दी। तुम क्या समझती हो, बेटा हो जाने से मेरी जगह पक्की यहाँ बन जाएगी, या मेरा और नासिर का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो बेटों की माओ को भी ससुराल से खाली हाथ निकाल दिया जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों को एक दूसरे के साथ की चाह हो, साथ जिंदगी गुजारने की तमन्ना या ख्वाहिश हो। फिर उन्हें अल्लाह औलाद से नवाज दे तो इनका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो जाता है। और वो औलाद बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आमना बोल रही थी और उसके हाथ शनाया के बालों में चल रहे थे। आमना के दिल पर नसर की बातों ने गहरा असर किया था। अजीब सी तकलीफ में मुब्तला थी वो। इमाम साहब को ही देखो, उन्हें सिर्फ अपनी बीवी के साथ की चाह है। उन्होंने औलाद ना होने की गोया गूंगेपन को ऐब नहीं समझा, उनकी जात को कमतर नहीं समझा। कितनी खुशगवार जिंदगी जी रहे वो चंद पल चुप हुई, फिर गोया हुई कुछ तवक्कुफ के बाद। शादीशुदा जिंदगी दोनों महीनों या दिनों की या सालों की नहीं है। ये तो जैसे तैसे रोतों की अरसा गुजार लिया। ये उम्र भर का सौदा होता है। मियाँ बीवी एक छत के तले रहते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि बिस्तर भी। इसके बावजूद अगर कोई जज्बाती ताल्लुक ना हो तो कैसी अजियत देता है ये रिश्ता, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी नज़र में शोहर को कैसा होना चाहिए? शनाया ने पलट कर पूछा और आमना के पास पलंग पर रह बैठी। सारी हिस्सियात मुश्तबा की है। ज्यादा नहीं सही, पर ऐसा हो कि बीवी की कमी या खामी को उसका ऐब न बनाए। अगर ऐब तो उसके ताने देने की रूह पर न दागे। अगर लोग ताने मेने देंगे ना, तो उसे अपने एक मजबूत हिसार में छुपा ले। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो कम अज कम उसकी नीयत पर शक न करे, बल्कि पेशो गुस्सा करे, नाराज हो ले। पर ऐसे शोहर सिर्फ शोहर नहीं रहते, महबूब बन जाते हैं। महबूब का मकाम भी हर किसी को कहाँ मिलता है, ये भी नसीब से मिलता है।
आमना अपने हाथ की उँगलियाँ बाउल में साफ करने लगी जिसमें तेल लगा था। बीवी को भी तो ऐसा होना चाहिए ना। ये जुमला जाने कैसे उसकी ज़ुबान से फिसला था। हाँ, बिल्कुल। और सच कहूँ तो अक्सर बीवी ऐसी ही होती है। शौहर की हर ख़ामी कमी को खामोशी के बुक्कड़ में छुपा लेती है। कभी देखा या सुना है औलाद ना होने की वज़ह से बीवी ने एक शौहर को छोड़कर आगे शादी कर ली औलाद के लिए? औलाद ना होने की वज़ह से शौहर में भी तो मसला हो सकता है। लेकिन वो ये सब किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेती है खामोशी से और उनकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया जाता है। उसे खामोशी किसी खौफ का नहीं, कभी हालात, कभी तरबियत का, तो कभी उसका इखलाक और ईमान कर देता है। 100 बातों की एक बात बचे, तमाम तर खामियों, कमियों, ऐबों समेत कोई आशिक की माशूक का साथ दे सकता है या मुहिब महबूब का, और कोई तो किसी का साथ नहीं देता। आमना ने हंसकर कहा। शनाया को बगौर अपनी तरफ देखते पाया तो भवें उचकाकर देखने की वजह पूछी। तुम्हारी सारी बातें ही दिल को छू लेने वाली होती हैं। बहुत अच्छी हो तुम, और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, यकीन है मुझे। उसके लहजे में भी यकीन था, एतमाद था। वो रात की निस्बत तो बेहतर लग रही थी। टूटी बिखरी या हवास बाख्ता नहीं थी, संधी हुई लग रही थी। वो क्या शेर था? हाँ, कितना बुरा था मेरा अच्छा होना। आमना ने चंद पर सोचकर शेर पढ़ा और शनाया हंस दी और आमना भी। वैसे लोग अच्छे इंसान के साथ रच के बुरा करते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, अल्लाह मालक है। तुम ना नहा धो के बीबू जी से मिले ना, तेरा पूछ रही थी। अब मैं चली। अच्छा, शनाया ने धीमा सा कहा। आमना चली गई तो शनाया के मन से उलझा उभरी। मेरे अल्लाह, इसके साथ कुछ बुरा मत होने देना। दुआया अंदाज में शनाया ने आंखें मूंद ली थी। गुजरी रात ने उसे अल्लाह की पहचान करवा दी थी। आए दिन रिया और अतर को एक साथ देखा जा रहा था। तकरीबन हर जगह पर ही साथ साथ दिखाई दे रहे थे। कभी रेस्टोरेंट में तो कभी किसी पार्टी में। इनके हल्के में इस नई जोड़ी के मुतालिक चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी। जिस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे जब अतर ने पूछा, अब आगे का क्या क्या प्लान है? चेहरा स्पाट रखा था, लहजा मुस्तकम। प्लान? रिया ने कुछ देर सोचा, पुलाव का चम्मच भर के मुंह में डाली और गोया में, इस बार प्लान तुम करोगी। मेरा प्लान तो कामयाब हुआ नहीं, इस बार तुम आकर लड़ाओ। दो टोका। इर्द गिर्द बैठे लोग दोनों को गर्दनें ऊंची किए देखे बातें कर रहे थे। कुछ सोचते हैं, मुख्तसरन कहा और खाने की तरफ मुतवज्जा होगा। रिया ने फातहा निगाह उस पर डाली और अंदर ही अंदर उसकी बेवकूफ़ी पर हंस दी। अतर के ये वहम गुमान में भी नहीं था कि रिया उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रही है। उसे मोहरा बनाए किसके इशारे पर इस्तेमाल कर रही है और रकाबत की आग में जलता सोचने के दर बंद किए उसका साथ दिए जा रहा था। वो अपनी अकल और ताकत का कोई ऐसा करिश्मा दिखाना चाहता था कि इसकी अना को तस्कीन मिल जाती, धुतकार का जख्म मुदम्मिल हो जाता, मगर ये मुमकिन नहीं था कि ऐसे ये जख्म भरना नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर हर वक्त गौर करता रहता है उसके जख्म कभी नहीं भरते। उसने आईने के सामने खड़े होकर बालों में कंघा किया, ऊंची पोनी लगाकर जकड़ लिया, पलटकर पलंग से दुपट्टा उठाया, सलीके से कंधों पर फैलाया। उसे अब दुपट्टे की आदत हो गई थी। सर पर तो कम ही उड़ती थी, मगर दुपट्टे के बिना उसे उन्हें कुछ अधूरा अधूरा महसूस होता था। वो अपने कमरे से निकलकर सीधी बीबू जी के पास आई तो देखा वो कहीं जाने की तैयारी में थी। आप कहीं जा रही हैं? उसने पूछा। हाँ, शादी की दरकार का तर जाना है, आज जुमा है ना। तो बता, सेहत कैसी है अब? कहे तो शहर, नहीं नहीं, शहर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ अब। फौरन इन्हें टोक कर कहा। वो बहुत नरमी से बात कर रही थी। उसकी सेहत को लेकर वो काफ़ी परेशान रही थी। मैं चलूँ आपके साथ? कुछ न चाहते हुए पूछा। ये कोई पूछने वाली बात है? चला। ये कहकर बिल्लू जी कमरे से निकले और शनाया भी जल्दी से खुशी के साथ निकल पड़ी थी। रात को होने वाली बारिश की वजह से क्यारे में खड़ा पानी सैलाब का सा मंजर पेश कर रहा था और धूप पड़ने की वजह से शीशे की मानिंद चमक रहा था। सड़क पक्की होने की वजह से गाड़ी तेज रफ्तारी में चल रही थी। पास से मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह गुजर रहे थे। इक्का दुक्का तांगा था जो गाड़ी गांव के लोगों को शहर तक ले जाता और ले आता था। शनाया बहुत दिलचस्पी से इस सारे मंजर को आंखों में समो रही थी। आखिर 20 मिनट बाद गाड़ी एक भारी लोहे के गेट के बाहर रुकी जो खुला था। लोग जोक दर जोक अंदर बाहर आ जा रहे थे। गेट के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों से लोग उतर रहे थे। वो बीबू जी के साथ गाड़ी से निकली, गेट पार किया और भारी कदम आगे बढ़ाए। वहां जगह जगह चूड़ियों खिलौने के स्टॉल लगे हुए थे। खवातीन, मर्द, बच्चे खरीदो फरोख्त कर रहे थे। वहीं एक तरफ मलंग धमाल डाल रहे थे, मस्त हुए दुनियादारी से बेखबर झूम रहे थे। एक तरफ बैठे मलंग चिमटा बजाते कुछ गा रहे थे, जिनके बोल ये थे।
کراں کی بے حد تعریف اس دی، ہوتا لکھ بے حد تو حد آیا، ہویا بری بے حد دی قید دے وچوں، اج حد دے وچ بے حد آیا۔ وہ ان سارے انوکھے مناظر کو نگاہوں میں قید کرتی بیبو جی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ جس راستے پر چل رہی تھی یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اس کے وہم و گمان سے بھی پرے کی بات تھی۔ کلبوں پارٹیوں میں جانے والی شنایا آج ایک ولی کے مزار پر کھڑی منتیں مناتے مانگ رہی تھی۔ ایک انسان کی محبت میں تھکی ہاری اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ میرے اللہ، من سے پکارا، آگے کوئی بول نہیں سکی۔ من بھی چپ ہو گیا تھا۔ چند پل ہاتھ پھیلائے رکھے، خالی صحن اور پھر خالی ہاتھ نیچے گر دیے۔ عجیب سی کشمکش، دل بھر آیا تھا اس کا، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیا مانگے، کیسے مانگے۔ یہ پہلا قدم جو تھا، اور پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن پھر بھی مجھے سب کچھ عطا کیا آپ نے، اور سب کچھ میں مجھے سکون نہیں ملا۔ اس سب کچھ نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے پہلی بار ہاتھ اٹھائے ہیں، اور وہ بھی ایک انسان کی محبت میں۔ یہ انسان کی محبت کیوں اتنا تھکا دیتی ہے؟ اتنا بے بس، مجبور، لاچار کیوں کر دیتی ہے؟ مجھے وہ سب عطا کر جو مجھے سکون دے سکے، تھکائے نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، لب بھینچے۔ مجھے تو دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں، میری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کر لینا۔ اگلے چند ساتوں بعد اس نے ہاتھ چہرے پر سے اس طرح ہٹائے کہ آنسو بھی ساتھ ہی پہنچ دیے۔ پھر پیچھے ہٹی اور جاریوں کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہاں خواتین منت کے دھاگے باندھ رہی تھی۔ ایک عورت نے اس کی طرف دھاگا بڑھا دیا اور کہا، یہ منت کا دھاگا ہے، اس کو باندھ دے، جو مانگے گی ملے گا۔ اس کا انداز بہت خوشگوار لہجہ اور پورا امید تھا، امید سے بھرا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی اور مزار کی پچھلی طرف آ گئی۔ وہاں پیڑ پودے تھے، گھاس تھی، ارد گرد لوہے کا جالی دار جنگلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں کوئی اکا دکا انسان ہی تھا۔ ایسے ہی وہ اپنے دھیان میں چلتی ہوئی کسی سے ٹکرائی۔ یکدم معذرت خواہ انداز میں اوپر دیکھا جہاں کچھ کہنا چاہا۔ وہ عورت اسے جانے پہچانے لگی۔ ایک پل کو اسے یوں لگا جیسے اس نے باقر سامان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس عورت کی شکل بہت مشابہ تھی باقر سامان سے۔ ایک عجیب سا انسیت، اپنائیت کا احساس ہوا شنایا کو۔ وہ عورت بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو میرے باقر کی بیوی ہے جو شہر سے آئی ہے؟ عورت نے اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ جی، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ باقر کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ حیرت، تعجب، انجبہ، اچنبا، کیا کچھ نہیں تھا شنایا کے چہرے پر۔ میں اس کی بد نصیب ماں ہوں، جس کی شکل بھی بھول گیا ہوگا وہ کیا سارے ہی بھول گئے ہوں گے؟ آواز میں برسوں کا دکھ اور تھکن تھی۔ ماں؟ باقر کی؟ شنایا کو کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہا تھا، کیا کہے، کیا بولے، کیا پوچھے۔ آپ حویلی میں کیوں نہیں رہتی؟ بے اختیار منہ سے نکلا۔ چلے پھپھو۔ ایک لڑکی نے اچانک آ کر انہیں مخاطب کیا۔ وہ مسکرائی اور شفقت بھرا ہاتھ شنایا کے سر پر رکھا۔ خیال رکھنا اس کا، کبھی ساتھ نہ چھوڑا۔ میرے چھوڑنے کا زخم ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اپنی محبت کے اس کے زخموں کا مرہم بنا دینا۔ ہاں؟ حیرت سے منہ نکلا۔ کیسے بتاتی ہوں، تو اسے خود تک رسائی نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہ وہ حویلی میں اس کی جگہ تھی۔ محبت، زخم، مرہم۔ وہ جھنجھلا کے رہ گئی۔ وہ یہ سب کیا کہہ گئی تھی؟ وہ الجھی کھڑی تھی۔ وہ عورت جا چکی تھی پر گئی کہاں تھی؟ شنایا کے اندر کی دنیا کو ہلا کے رکھی تھی۔ تو یہاں کھڑی ہے۔ اچانک بیبو جی نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونکی، حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں؟ نہیں؟ بے اختیار منہ سے پھسلا۔ کیا ہاں نہیں لگا رکھی؟ چل آ تم کو چوڑیاں لے کر دوں۔ بیبو جی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بے جان سی ساتھ چل پڑی، قدم گھسیٹتی۔ وہ تو سمجھتی تھی حویلی کے متعلق رشتوں کے تانے بانے وہ سب کچھ جان چکی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابھی اور کچھ تھا جو اس سے مخفی تھا، کئی راز تھے جس سے وہ ناآشنا تھی۔ بیبو جی نے اسے چوڑیاں لے کے دیں، ایرم کے لیے لیا اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آخری نگاہ شلایا نے پلٹ کر مزار پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ نصرت فتح علی خان کی پرسوز آواز میں لگی قوالی کی آواز ان کے سماعتوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کی بد نصیب ماں ہوں۔ شنایا کی سماعتوں میں یہ جملہ گونجا۔ شنایا نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ کیا بیٹوں کی ماں بھی بد نصیب ہوتی ہیں؟ اس کے من نے سوال کیا۔ وہ مزید بے چین ہوئی۔ بیٹوں کی ماں کو بھی خالی ہاتھ سسرال سے نکال دیا جاتا ہے۔ آمنہ کے لفظوں کی پاس کش بات جاری تھی اس کے بے قرار من کے اندر۔ اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اپنی محبت کو اس کے زخموں کا مرہم بنا دینا۔ شنایا اس جملے پر اٹک کر رہ گئی۔
सोच के धागे वहीं टूट गए, ख्याल मुंतशिर हो गए। उसकी सोच विचार में ही सफर कट गया और गाड़ी हवेली के सामने रुकी और वो बीबी जी के साथ अंदर बढ़ गई। गफूर गाड़ी लेकर चला गया था। क्या मुझे बीबी जी से बात करनी चाहिए? पूछूं इनसे? वो कमरे में बैठी चूड़ियों पर निगाहें जमाई हुई थी, मगर मन उस औरत की बातों में उलझा हुआ था। क्या जरूरत है कुछ भी पूछने की? वो पता नहीं बताना मुनासिब ही ना समझे। वैसे भी ये इनका डोमेस्टिक इशू है, लेकिन वो पाकर की माँ है। यहाँ पहुंचकर फिर अपने आप से ही मात खा गई। वो कुछ देर बेचैनी में नाखून चबाती टहलती रही। दिमाग में दलाल की जंग हनूस जारी थी। अगले ही पल वो कुछ सोचती कमरे से निकली, सीढ़ियाँ उतरी और एकदम सहन में रुक गई। अजीब सी वसूखेज एहसास ने उसे जकड़ा। बाकर की फिजा में खुली महक को वो महसूस करने लगी जब से बाकर जमान हवेली से होकर गया था। तब से शनाया को हवेली के दरो दीवार से उनसियत और लगाव होने लग गया था। उसे अपनापन का एहसास, उस बेमुरव्वत के कदमों के निशान चश्मे तसव्वुर में देखती इस दिलफरेब हिसार में उसके चंद लम्हे गुजरे जब अचानक आमना ने उसे मुखातिब किया। पूछा, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? आगे आ जाओ। किचन से निकलकर उसने दूर से ही शनाया को आवाज़ दी। इस आवाज़ पर शनाया होश की दुनिया में लौटी। खुद को किचन के वस्त में खड़ा पाया। कुछ भूख लाई, फिर आगे बढ़ी और आमना के पास सहन में पड़ी चारपाई पे जा बैठी। वो इरम को चूड़ियां पहनाने लगी थी। कपड़े निकाल दे, एक ज़रूरी काम से जाना है। नासिर ने अचानक आकर शनाया को उसके लबो लहजे में करख्तगी महसूस हुई। आमना सुनते ही उठ खड़ी और बाकी चूड़ियां शनाया पहनाने लगी। नासिर का यूं बेरुखी से आमना को मुखातब करना शनाया को अच्छा नहीं लगा था। असर ढलकर मगरिब में बदली और मगरिब की नमाज के बाद सब खाना खाने लगे। खाने की मेज़ पर सवाए नासिर की सिर्फ खवातीन ही थी। गुलजार अहमद की फैमिली पिछले कुछ अरसे से इस दस्तरख्वान पर आना छोड़ चुकी थी और ये बात बीबी जी को अंदर ही अंदर खाती थी, मगर वो खामोश थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। वो अगर कुछ करती तो ख्वामख्वाह एक तमाशा लगना था और वो एक नया तमाशा हरगिज़ नहीं चाहती थी। बीबू जी को यूं महसूस होता था कि जैसे नफीसा इंतजार में थी कि अनबन हो और वो मुंह फेर सके, बीबू जी के दस्ते राज से बाहर हो सके और अपनी सरदारी कायम करके अपना हुक्म हासिल बना सके। मगर ये सब आसान नहीं था। वो बीबी जी थी जो ये मकाम हासिल कर गई थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मारा था, अना का पौधा जड़ से उखाड़ फेंका था, अपनी ज़ात को मसला था, नंगे पाँव जिंदगी के सहरा में सफ़र किया था। तब कहीं जाकर उनको ये मकाम मर्तबा मिला था। अब उनकी बात सुनी जाती थी। गांव में निकलती थी तो मर्द ख्वातीन अदब में खड़े हो जाते थे। क्या बात है आमना, आजकल तो कुछ उलझी सी है। खैर है ना? खाने से हाथ रोककर बीबी जी ने पूछा। उलझन तो अब कोई नहीं रही। मौसम मौसम बदल रहा है तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई हुई। आमना के अंदर की टूट फूट को अंदर ही दबा गया, सहा नहीं किया। बदलते मौसम का आज तक तूने असर नहीं लिया। अब कोई नया मौसम उतर आया है क्या? वो आमना के जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। तभी मजीद पूछा, कहीं बदलते रिश्तों का तो नहीं असर ले लिया? हमेशा तो कुछ भी एक सा नहीं रहता बीबू जी। वो चाहे मौसम हो, रिश्ते हो या हालात, वक्त के साथ साथ तो इंसान के ख्यालात भी बदल जाते हैं। फिर वो मजीद बोलना चाहती थी। भाभी आजकल नए रिश्तों में मगन है। भाई ने बस वही एहसास दिलाया इसको और शायद हैसियत भी याद दिलाई होगी। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? इस्फाह ने जानबूझकर मुदाखलत की और हद तक हमें इस अंदाज में अपनाया था। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर थी। शनाया का हाथ पल भर को थमा था और उसे इस्फाह का यह अंदाज़े तखातुब अच्छा नहीं लगा था। इसकी आंखों में करख्तगी उतर आ गई थी, मगर बीबू जी की मौजूदगी ने शनाया को जबान बंद रखना, वरना उसे जवाब देना अच्छी तरह आता था। बीबू जी ने इसकी बात का अक्सर कोई असर नहीं लिया। हनूस खाना खाती रही, जैसा कि असबा की किसी बात को उन्होंने सुना ही नहीं। आमना ने भी कोई जवाब नहीं दिया। रानी, खाना खा के मेरे कमरे में आना। बीबू जी ने उठते हुए कहा और आमना के सर को मुस्बत अंदाज में खाम दिया। असमा को अजीब हद तक का एहसास हुआ। उसके तन बदन में आग की सी चिंगारियां दौड़ने लगी। बीबू जी ने उसकी बात को बदजबानी को संजीदा नहीं लिया था, जो अब तक नहीं जवाब आया था। बदजबान इंसान को कोई जवाब न दिया जाए, यही उसकी सजा होती है। असमा वहाँ मजीद नहीं बैठ सकी। प्लेट को जोर से पटकती चल रही थी। अब आमना शनाया और हैरान रह गई थी। असमा पहले ऐसे नहीं थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। बीबू जी के साथ भी बदतमीजी करने लगी है, सबसे बेजार। आमना ने बर्तन समेटते हुए कहा, शायद सुहेब को खोने के डर से। शनाया ने जवाब दिया,
اتنے میں وہاں عائشہ آ گئی اور اس کے ہاتھ میں باؤل تھا۔ کھیر بنائی تھی یہ آپ لوگوں کے لیے۔ آمنہ نے خوشگوار انداز میں باؤل پکڑ لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے شنایا سے پوچھا جو کچھ خجل سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے اب تو، مختصراً کہا۔ اتنے میں آمنہ آ گئی اور عائشہ کی طرف بڑھایا جو پلاؤ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ عائشہ نے پوچھنا چاہا۔ پلاؤ بنایا تھا، تم کو دینا تھا، پر جھجک گئی، کہیں چاچی کو برا نہ لگے۔ ارے بھابھی ایسا نہ سوچا کرے، نئے رشتوں کے لیے پرانے رشتوں کو چھوڑ تھوڑی دیا جاتا ہے، اور نئے جو ابھی بنے بھی نہیں۔ سچ کہوں تو مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا ہم وہاں، آپ لوگ یہاں۔ پہلے سب اتنا اچھا تھا۔ عائشہ اداس ہو گئی تھی۔ اب بھی سب کچھ اچھا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آمنہ نے تسلی دی اور عائشہ انشاءاللہ کہہ کر چلی گئی اور شنایا کسی اور ہی سوچ میں ڈوب گئی۔ عائشہ کی باتوں کے بعد شنایا کی سوچوں کی کئی دیر واہ ہوئے تھے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا ضرور کمنٹ کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔